हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम एक्चुअल में डिफाइन कैसे किया गया। फ्री बॉडी डायग्राम को रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ लिख भी दिए हैं, किसी भी बॉडी पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लग रहा है सबको एक प्लेन ऑफ पेपर में, एक 2 डायमेंशनल प्लेन में रिप्रेजेंट कर देना, शो कर देना। उसी डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। इसको शॉर्ट में हम लोग एफबीडी भी बोलते हैं या लिखते हैं। तो सबसे पहले सारे फोर्सेस को समझने के लिए हम लोगों को इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स समझना होगा, और इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स समझने के लिए हम लोगों को सिस्टम और सराउंडिंग समझना होगा क्या होता है। तो देखिए, यहाँ सिस्टम और सराउंडिंग को भी डिफाइन किया गया है। पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। आप पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, या जिस चीज के लिए भी ऑब्जर्वेशन में रखे हैं, वही पार्ट आपका सिस्टम होगा। और बाकी जितना दुनिया जहान बच गया, रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। व्हाइल रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। मतलब जिस सिस्टम को, जिस पार्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आपके लिए सिस्टम हुआ। पूरे डायग्राम में जो भी सिस्टम आपको दिया हुआ है, उसका जो पार्ट आप जब ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आपका सिस्टम हुआ, और रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स सराउंडिंग हुआ। अब देखिए, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स क्या है। तो सिस्टम का एक पार्ट दूसरे पार्ट पर जो फोर्स लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फोर्स। सिस्टम का एक भाग दूसरे भाग पर जो फोर्स लगाएगा वो इंटरनल, और सराउंडिंग के द्वारा जो फोर्स लगेगा सिस्टम के किसी भी भाग पर, किसी भी पार्ट पर, वो सब एक्सटर्नल। यही बात यहाँ लिखा हुआ है, फोर्स एक्सर्टेड बाय वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू द अदर इज कॉल्ड इंटरनल फोर्स। एक पार्ट दूसरे पर जो लगाएगा वो इंटरनल, व्हाइल फोर्स एक्सर्टेड बाय सराउंडिंग टू द एनी पार्ट ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम हमारा बड़ा है, उसमें बहुत सारा पार्ट है, बहुत सारा एलिमेंट है। तो जो आपस में एलिमेंट्स के बीच फोर्स लगेगा वो इंटरनल, और जो सराउंडिंग बाहर से जो फोर्स लगेगा सिस्टम के किसी भी एलिमेंट पर, वो सब एक्सटर्नल फोर्स। अब ये बात यहां से कहने से सिर्फ समझ में नहीं आएगा, कुछ एग्जांपल देखेंगे तो और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, किस तरह से हम लोग सिस्टम और सराउंडिंग को डिवाइड करते हैं किसी भी कंबाइंड सिस्टम में। अब यहाँ देखिए, इस चैप्टर में हम लोग जनरली 4 फोर्स का यूज करते हैं। एक होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, तीसरा टेंशन इन स्ट्रिंग, और चौथा स्प्रिंग। तो स्प्रिंग जब आएगा तब देखेंगे। फिलहाल हम लोग 3 फोर्स का जिक्र कर रहे हैं यहाँ। एक ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा mg लगता है, तो आप लोग जानते होंगे। और ग्रेविटेशनल फोर्स, बस यही बात याद रखना है, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। mg ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की ओर। अब यहां से नॉर्मल रिएक्शन का बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। जैसे मान लीजिए, एक यहां ब्लॉक अगर रखे तो mg इस पर अर्थ के कारण नीचे लगेगा, और इस सरफेस की वजह से जो इस ब्लॉक पर लगेगा नॉर्मल, वो हमेशा इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और तीसरा टेंशन इन स्ट्रिंग, तो टेंशन हमेशा हम लोग दिखाते हैं स्ट्रिंग के डायरेक्शन में, इंड से, जहां भी रस्सी इंड कर रहा है वहां से स्ट्रिंग के डायरेक्शन में, या जिस पॉइंट से भी हम लोग देख रहे हैं जहां हम ऑब्जेक्ट एज्यूम किए हैं, वहां से जिधर भी रस्सी जाएगा वही टेंशन का डायरेक्शन होगा। अब हम लोग इन चीजों को थोड़ा और समझते हैं डिटेल में। देखिए, यहाँ सिंपल सा एक ब्लॉक है जिसको एक सरफेस पर रखा गया है। अब इस ब्लॉक का मास है m, तो अभी दिखा है कि mg हमेशा किधर लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। और नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। देखिए, नॉर्मल रिएक्शन में कभी कभी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है, डायरेक्शन उल्टा पुल्टा दिखा देता है लोग। ध्यान से सुन लिए एक बात, नॉर्मल रिएक्शन, ये बात तो हमेशा याद रखिएगा कि कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगेगा। अब परपेंडिकुलर यहाँ कॉन्टैक्ट सरफेस के 2 डायरेक्शन है, एक इधर और एक इधर। तो ध्यान रखिएगा, जिस बॉडी का भी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, कॉन्टैक्ट सरफेस से उस बॉडी के तरफ, कॉन्टैक्ट सरफेस से उस बॉडी के तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जैसे यहाँ कॉन्टैक्ट सरफेस है, यहाँ से m का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए इस ब्लॉक का, तो ब्लॉक ऊपर है तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया ये नॉर्मल, यही नॉर्मल रिएक्शन होता है। अब यहाँ देखिए, एक डायग्राम दिखाएं आप लोगों को, ये H लिखे हैं हॉरिजॉन्टल के लिए, और ये है इंक्लाइंड प्लेन। अगर हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड प्लेन के बीच का एंगल अगर थीटा मान लें,
तो वर्टिकल और इंक्लाइन के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच 90 डिग्री होता है। अब ये जो लाइन है यह परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन का मतलब इंक्लाइंड सरफेस और इस प्लेन या डायरेक्शन या लाइन जो भी लेंगे इसके बीच का टोटल एंगल 90 है। अब ये 90 माइनस थीटा है तो ऑब्वियसली ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 90 होना है, तो माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ ये डायग्राम इसलिए बना है कि आप लोग याद रखिएगा ये बात कि जो एंगल हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन के बीच होता है वही एंगल वर्टिकल और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर के बीच होता है। डायरेक्टली हम लोग ये रिजल्ट यूज करते हैं, बहुत सारे फ्री बॉडी डायग्राम में आपको आसानी हो जाएगा, आसानी से एंगल दिखने लगेगा, कंपोनेंट आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लिए हैं, एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइनेशन थीटा, ये हॉरिजॉन्टल है, ये इंक्लाइंड प्लेन, ये ब्लॉक रखा हुआ है। तो अभी हम लोग देखें कि mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, तो अगर mg वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया तो इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। अब देखिए अभी हम लोग यहाँ क्या देखे कि जो एंगल हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन के बीच वही एंगल वर्टिकल और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर के बीच। और mg के बारे में तो पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसी पेज में कि mg हमेशा किधर लगेगा, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, यही लिखा हुआ है mg ऑलवेज लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ से अगर हम लोग इस डायग्राम में mg देखें तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड है और ये इंक्लाइन के परपेंडिकुलर ले लिए हैं, तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। अभी यही हम लोग देखे हैं, जो एंगल हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन के बीच वही एंगल वर्टिकल और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर के बीच, ये थीटा हो गया था। अब mg का कंपोनेंट लिखना आसान हो गया, mg का कंपोनेंट इंक्लाइन के परपेंडिकुलर mg cos थीटा, और तब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब इंक्लाइन के पैरेलल ये आ जाएगा आपका mg sin थीटा। इसी तरह से नॉर्मल अगर देखें तो कॉन्टैक्ट सरफेस ये है, अभी बताया आप लोगों को कि नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन जहां कॉन्टैक्ट सरफेस है वहां से ऑब्जेक्ट की तरफ, तो कॉन्टैक्ट सरफेस यहां दिख रहा है, यहां से ब्लॉक ऊपर है तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, यही हो गया n, और ये है इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर वर्टिकल को आगे बढ़ा दें और जब नॉर्मल का आपको कंपोनेंट लिखना होगा तो फिर से वर्टिकल और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर के बीच का एंगल थीटा हो गया, और n का कंपोनेंट इधर आ जाएगा n cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाएगा n sin थीटा। तो ये बात अगर आप लोग याद रखेंगे, हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन के बीच का एंगल और वर्टिकल इंक्लाइन के परपेंडिकुलर के बीच का एंगल सेम होता है, तो बहुत जगह कंपोनेंट निकालना बहुत आसान हो जाएगा, आपका टाइम बचेगा, समय बचेगा। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के लिए। तो 3 फोर्स इसमें मेन हम लोग 3 फोर्स का डायरेक्शन यहाँ चेक करेंगे, देखेंगे, जिसमें से 2 फोर्स का डायरेक्शन आप लोगों को बता दिए, mg और नॉर्मल रिएक्शन। अब जरा टेंशन देखिए, स्ट्रिंग का टेंशन, स्ट्रिंग का टेंशन कैसे काम करता है। तो ये है आपका ब्लॉक एक m मास का, और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग सीलिंग से जुड़ा हुआ है। अब देखिए अगर इस स्ट्रिंग और ब्लॉक, स्ट्रिंग प्लस ब्लॉक दोनों को अपना सिस्टम मान लिए, तो अर्थ के कारण अब ये दोनों अगर सिस्टम हो गया तो अर्थ तो सराउंडिंग हो गया। अभी सिस्टम सराउंडिंग देखें हम लोग, जो पार्ट हम ऑब्जर्व करेंगे वही हमारा सिस्टम होगा। तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या क्या, ये ब्लॉक और ये स्ट्रिंग, तो ये हमारा सिस्टम हो गया। इसके अलावा सारा दुनिया एक्सटर्नल मतलब सराउंडिंग, और उस सराउंडिंग के द्वारा लगाया गया फोर्स एक्सटर्नल। तो इस पूरे सिस्टम पर mg लगेगा नीचे की ओर। अब जरा सोचिए, इस mg के वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे जाना चाहेगा, क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है, तो ये स्ट्रिंग जो है ये सीलिंग को नीचे की तरफ खींचेगा। तो यहाँ से रस्सी का टेंशन जब हम लोग दिखाते हैं तो यहाँ से स्ट्रिंग का टेंशन हो गया नीचे की ओर, क्योंकि ये रस्सी सीलिंग को नीचे की तरफ खींच रहा है। अब जरा देखिए, अगर इस एंड पर हम लोग टेंशन का डायरेक्शन देखने का कोशिश करें, फिर से यही सेम सिचुएशन लेते हैं। अर्थ की वजह से इस ब्लॉक पर mg लग रहा है नीचे, अब mg की वजह से ये ब्लॉक नीचे जाना चाहेगा, लेकिन चूंकि रस्सी सीलिंग से कनेक्टेड है, अब ये रस्सी ब्लॉक का पार्ट नहीं है, अब हमारा सिस्टम सिर्फ ये ब्लॉक है। तो ये ब्लॉक अगर हमारा सिस्टम हो गया तो ये स्ट्रिंग, ये सीलिंग, ये सब सराउंडिंग हो गया, ये सब एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा। जरा सोचिए, अर्थ की वजह से mg फोर्स लगा, mg के कारण ये ब्लॉक नीचे जाना चाह रहा है, और ये स्ट्रिंग सीलिंग से कनेक्टेड है तो ये सीलिंग के साथ ही कनेक्टेड रहना चाहेगा। तो ये इस ब्लॉक को रोकना चाहेगा नीचे जाने से, तो रोकने के लिए जरूर ये ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींचेगा। यही आ गया आपका टेंशन। अब यहाँ आप कहेंगे कि दोनों जगह टेंशन का वैल्यू सेम दिखाए हैं, तो इस चैप्टर में जनरली हम लोग मासलेस स्ट्रिंग लेते हैं। क्या लेते हैं? मासलेस स्ट्रिंग, याद रखिएगा। अब अगर मास ही 0 है
तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, F इक्वल्स m में पढ़े होंगे आप लोग, डिटेल स्टेटमेंट में नहीं जा रहे हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ का इक्वेशन हम लोग यही यूज करते हैं, F इक्वल्स m में, वेक्टर फॉर्म में। तो अगर हम लोग मासलेस स्ट्रिंग के लिए यूज करें तो m तो 0 हो गया, एक्सेलरेशन चाहे स्ट्रिंग का कुछ भी हो, हालांकि यहाँ सीलिंग से कनेक्टेड है, रेस्ट में रहेगा, लेकिन अगर किसी पार्ट में एक्सेलरेशन भी हो फिर भी एक्सेलरेशन कुछ भी रहे, मास चूंकि 0 है तो नेट फोर्स 0 आ जाएगा। अब नेट फोर्स अगर 0 आ गया तो किसी भी पॉइंट पर दोनों तरफ फोर्स लग रहा है तो दोनों तरफ का फोर्स बराबर ही होगा, तभी नेट फोर्स 0 आएगा। तो नेट फोर्स स्ट्रिंग पर ऑलवेज 0, इसलिए मासलेस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर हम लोग टेंशन क्या लेते हैं, सेम लेते हैं। तो इसलिए यहां भी टी तो यहां भी टी। अब देखिए यहां एक छोटा सा और सिस्टम लिए हैं, एक पुली है और स्ट्रिंग को इस पुली से क्रॉस करा दिया गया है और 2 ब्लॉक लटकाया गया है। तो इस पर mg नीचे अर्थ की वजह से, इस पर भी mg नीचे, दोनों का मास अलग अलग है, एक का स्मॉल m एक का कैपिटल M, तो mg हो गया, ये mg हो गया। अब टेंशन देखना है, अभी टेंशन का डायरेक्शन क्या बताए थे, इंड से स्ट्रिंग की तरफ। तो देखिए इसको हम लोग रस्सी का इंड मानेंगे क्योंकि यहीं तक रस्सी है, तो यहां से रस्सी ऊपर है इसलिए टेंशन आया ऊपर। यहाँ देखिए यहाँ भी रस्सी का इंड है, यहाँ से रस्सी किधर है, स्ट्रिंग नीचे है, इसलिए टेंशन नीचे। यही बात याद रखिएगा, टुवार्ड्स द स्ट्रिंग जो बताए थे शुरू में। अब यहाँ देखिए ये स्ट्रिंग है, यहां से अगर टेंशन देखें तो टेंशन ऊपर, यहां से भी टेंशन देखें तो टेंशन ऊपर, क्योंकि दोनों जगह स्ट्रिंग ऊपर की ओर है। अब यहाँ देखिए हालांकि ये स्ट्रिंग ये पुली से ऐसे पास करता है, लेकिन हम लोग पुली के साथ जितना स्ट्रिंग कांटेक्ट में रहता है उसको हम लोग स्ट्रिंग एज्यूम नहीं करते हैं। तो हम लोग स्ट्रिंग है, मोशन इसके वजह से भी है, तभी ये जो हैवी होगा वो नीचे आएगा, जो लाइटर होगा वो ऊपर जाएगा। लेकिन ये चूंकि पुली के साथ अटैच्ड है तो ढका रहता है, इसलिए यहां से इंड मान के, यहां से रस्सी नीचे दिख रहा है इसलिए टेंशन यहां जब दिखाना होगा तो नीचे दिखाएंगे। उसी तरह इसको भी इंड मान के, यहां से स्ट्रिंग नीचे की तरफ दिख रहा है इसलिए टेंशन नीचे की तरफ दिखाएंगे। क्या बोले हम, ध्यान रखिएगा, स्ट्रिंग यहाँ है तभी एक नीचे आ रहा है तो एक ऊपर जा रहा है, कनेक्टेड है आपस में। लेकिन चूंकि ये स्ट्रिंग पुली के साथ कांटेक्ट में है इसलिए इसको पुली का पार्ट मान लेते हैं हम लोग और इसको इंड मान लेते हैं। तो यहां से स्ट्रिंग है नीचे, यहां से भी स्ट्रिंग नीचे, तो स्ट्रिंग की तरफ टेंशन हो गया। और यहां जो लॉजिक बताए कि mg के वजह से जो नीचे खींच रहा है तो जो सिस्टम मानिएगा वो उसको नीचे पुल करेगा, इसलिए भी यहाँ टेंशन नीचे की ओर। अब देखिए अगर दो स्ट्रिंग, दो मासलेस स्ट्रिंग, ये दोनों मासलेस स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इधर से आया और ऐसे पुली से पास करता हुआ इधर चला गया, इसका भी मास 0 है, और ये जो स्ट्रिंग है पुली के सेंटर से इधर कनेक्टेड है, इसका भी मास 0 है, मासलेस स्ट्रिंग है। और ये पुली भी मासलेस है, पुली का भी मास 0 है। तो दो अगर मासलेस स्ट्रिंग एक मासलेस पुली से कनेक्टेड होता है और स्मूथ भी, मासलेस भी है और स्मूथ भी है, तो हम लोग इन दोनों अलग अलग स्ट्रिंग के टेंशन में रिलेशन निकाल लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, जब मास 0 है तो यहाँ जो देखें नेट फोर्स 0, अगर नेट फोर्स 0 और इस स्ट्रिंग में अगर टेंशन मान लिए हम T इधर, तो जरूर नेट फोर्स 0 होने के लिए राइट साइड अगर टेंशन T है तो लेफ्ट साइड भी टेंशन T ही होना चाहिए। और ये चूंकि एक ही स्ट्रिंग है, हर जगह टेंशन सेम रहेगा, तो जरूर यहाँ T/2 इधर लेंगे और यहाँ भी T/2 इधर लेंगे, तभी दोनों का सम T हो जाएगा। लेफ्ट साइड भी नेट टेंशन नेट फोर्स T आ जाएगा, राइट साइड भी नेट फोर्स T आ जाएगा, नेट फोर्स हो गया 0, क्योंकि मासलेस पुली है, मास 0 है तो नेट फोर्स ऑलवेज 0 होगा। तो इस लॉजिक का यूज करके अगर दो मासलेस स्ट्रिंग एक मासलेस पुली से कनेक्टेड होता है तो हम लोग उस दोनों के बीच, दोनों के टेंशन के बीच रिलेशन निकाल लेते हैं। यही सिचुएशन यहाँ है। अब इसमें देखिए ये स्ट्रिंग यहाँ से आया है और मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ पुली को क्रॉस किया है, तो इस स्ट्रिंग में अगर टेंशन T माने तो देखिए जो यहाँ बताए, यहाँ से टेंशन T नीचे, यहाँ से भी टेंशन T नीचे, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन हो गया T, और ये स्ट्रिंग का पोजीशन ऐसा है पुली के साथ कि पुली पर ये नीचे की तरफ 2T टेंशन लगा रहा है, 2T फोर्स लगा रहा है। तो मासलेस पुली अगर है, इस पुली का भी मास अगर 0 है तो नेट फोर्स यहाँ भी 0 होना चाहिए। तो ऊपर वाले स्ट्रिंग में हम लोग, इंड यहाँ है, यहाँ से ऊपर की तरफ ऊपर स्ट्रिंग यहाँ है, तो यहाँ टेंशन हम लोग लिख लेंगे 2T। इसी तरह से दो मासलेस स्ट्रिंग अगर एक मासलेस पुली से कनेक्टेड है तो हम लोग टेंशन का रिलेशन निकालते हैं। और ये पहले के वीडियोज में, कांस्टेंट वाले वीडियोज में आप लोग देख भी चुके होंगे, इसी तरह से रिलेशन निकाला जाता है। कुछ और फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में कंसेप्ट पढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए एक बात और याद रखिएगा, जो इस डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम अभी बनाएंगे, देखेंगे आप लोग। तो
जो पुली अपने सेंटर से किसी ब्लॉक से कनेक्टेड होता है, ये पुली ध्यान से देखिए अपने सेंटर से इस ब्लॉक से कनेक्टेड है। तो ऐसा पुली जो जिसका सेंटर किसी ब्लॉक से कनेक्टेड है, यहां भी देखिए, यहां भी ये जो पुली है ये अपने सेंटर से इस बड़े ब्लॉक से कनेक्टेड है। तो ऐसे केस में ब्लॉक और पुली साथ साथ चलता है, और जब ब्लॉक और पुली साथ साथ चलेगा तो फिर ब्लॉक और पुली का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग एक साथ बनाएंगे। कभी भी उस पुली को हम लोग सेपरेट नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जो पुली अपने सेंटर से किसी ब्लॉक से कनेक्टेड है वैसे पुली का फ्री बॉडी डायग्राम ऑलवेज उस ब्लॉक के साथ बनाएंगे हम लोग। अब यहां ध्यान से देखिए, यहां दो ब्लॉक है, एक कैपिटल एम ट्रायंगुलर ब्लॉक है और एक स्मॉल एम इस पर छोटा सा ब्लॉक रखा गया है। जब भी हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो तो हम लोग करते क्या है, दो बात याद रखिएगा। कभी भी बॉडी के ब्लॉक के ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, पहला बात। और दूसरा, हर फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बनाइए ताकि कोई कंफ्यूजन कभी ना रहे, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम से जो आप इक्वेशन, जो फोर्स आप दिखाएंगे उसी फोर्स के बेसिस पर आप फाइनली एफ इक्वल एम में इक्वेशन लिखते हैं। तो आइए हम लोग दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पहले स्मॉल एम का देखते हैं। तो स्मॉल एम देखिए एक इंक्लाइन पर रखा हुआ है जिसका इंक्लाइनेशन है थीटा। ये स्मॉल एम मास हो गया और ये इंक्लाइन पर रखा हुआ है, इंक्लाइनेशन है हॉरिजॉन्टल से थीटा। अब अभी हम लोग देखे थे mg का कंपोनेंट पिछला पेज में कि डाउन द इंक्लाइन mg का कंपोनेंट होता है, याद भी रखिएगा हमेशा, mg साइन थीटा। तो ये डाउन द इंक्लाइन mg का कंपोनेंट आ गया mg साइन थीटा, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर हो गया mg कॉस थीटा, और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर बताए ही थे कॉन्टैक्ट सरफेस से ब्लॉक की तरफ, तो इधर ये हो गया आपका नॉर्मल। अब यहां देखिए, यहां से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, इधर की ओर स्ट्रिंग गया है, तो यहां से एक टेंशन टी इधर आ जाएगा। यही आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया किसका, स्मॉल एम का। अब हम लोग इस ट्रायंगुलर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए अभी आप लोगों को क्या बताए, इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए ये एग्जाम्पल भी लिए हैं कि जो पुली अपने सेंटर से किसी ब्लॉक से कनेक्टेड हो, जैसे ये पुली सेंटर के थ्रू इस ब्लॉक से कनेक्टेड है, तो हमेशा इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम में इस पुली को जरूर दिखाइए। अब इसका मास है कैपिटल एम, तो कैपिटल एम जी अर्थ की वजह से नीचे फोर्स, और इस सरफेस की वजह से, यही कॉन्टैक्ट सरफेस हो गया इसके परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ब्लॉक की तरफ, ट्रायंगुलर ब्लॉक की तरफ एंडेस मान लिए यहां लग रहा है ऊपर की ओर। अब ध्यान से देखिए, ये जो नॉर्मल यहां दिखा है हम लोग स्मॉल एम पर, ये इस कॉन्टैक्ट की वजह से है। तो कैपिटल एम ही स्मॉल एम पर नॉर्मल इधर लगा रहा है, तो थर्ड लॉ से स्मॉल एम कैपिटल एम पर नॉर्मल इधर की ओर लगा देगा। तो ये एक नॉर्मल आ गया आपका इस डायरेक्शन में। कंपोनेंट निकालना चाहेंगे नॉर्मल का निकाल सकते हैं, ये बात पहले ही बताए हैं कि याद रखिएगा, जो एंगल हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन के बीच, वही एंगल इंक्लाइन के परपेंडिकुलर और वर्टिकल के बीच, तो ये एंगल भी थीटा आ गया। एन का कंपोनेंट अगर इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा एन कॉस थीटा, और इधर लिखेंगे ये हो जाएगा आपका एन साइन थीटा। अब देखिए यहाँ इस पुली के कारण यहां से स्ट्रिंग एक गया है राइट साइड, तो यहां से एक टेंशन आ जाएगा आपका राइट साइड, टेंशन मान लीजिए स्ट्रिंग में टी। एक स्ट्रिंग इस पुली के इस पॉइंट से इधर की ओर आया है, तो एक टेंशन इस इंक्लाइन के पैरेलल आ जाएगा आपका टी। यही हो गया इस ट्रायंगुलर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम और इस स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में बस इतना ही बात है इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना होता है। बाकी जब स्प्रिंग आएगा तब स्प्रिंग का देखेंगे, और कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं ब्लॉक पुली सिस्टम का, जिसमें फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाते हैं। आप लोगों का देखिएगा एग्जाम्पल, तो कंसेप्ट कुछ और क्लियर होगा। पहले तो हर क्वेश्चन को डायग्राम देख के फ्री बॉडी डायग्राम खुद से बनाइएगा कॉपी में, और फिर सॉल्यूशन देखिएगा, आंसर मिलाइएगा। अब देखिए यहाँ एक सिस्टम है, एक बड़ा सा ब्लॉक है, कैपिटल एम मास है, एक पुली अपने सेंटर से इस ब्लॉक से कनेक्ट किया गया है, और इस तरह से स्ट्रिंग के थ्रू एक छोटे से ब्लॉक को यहाँ प्लेस कर दिया गया है। अब अगर इसे स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएं स्मॉल एम का, तो एम जी लगेगा अर्थ की वजह से नीचे, यहां से स्ट्रिंग गया है ऊपर की ओर, तो टेंशन हो गया टी ऊपर की ओर, और इन दोनों के कांटेक्ट के कारण ध्यान से देखिए यहाँ, ये है आपका कांटेक्ट सरफेस। तो कांटेक्ट सरफेस से नॉर्मल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लाएगा, तो कांटेक्ट सरफेस तो ये वर्टिकल हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन लाएगा इधर की ओर, क्योंकि कांटेक्ट सरफेस से ब्लॉक की तरफ लगता है, तो ब्लॉक छोटा वाला तो राइट साइड है, तो राइट साइड जाएगा इस पर नॉर्मल। ये हो गया आपका एन नॉर्मल। यही फ्री बॉडी डायग्राम हो गया
स्मॉल एम का। अब अगर बड़े ब्लॉक का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो देखिए यहाँ एक बड़ा सा ब्लॉक ड्रॉ कर लिए, और क्या बोले थे आपको कि जो पुली अपने सेंटर से किसी ब्लॉक से कनेक्टेड हो उस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम हमेशा ब्लॉक के साथ बनाएंगे। तो इस पुली को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इस पुली को हम लोग ब्लॉक के साथ ही दिखाएंगे, और जो भी फोर्स आएगा इस पर ड्रॉ करते हैं। अभी मास है कैपिटल एम, तो अर्थ की वजह से कैपिटल एम इंटू जी, एम जी नीचे लगेगा, और इस कॉन्टैक्ट सरफेस की वजह से ब्लॉक चूंकि ऊपर है तो ऊपर की ओर एन डैश मान लिए। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इस स्मॉल एम पर जो नॉर्मल लगा है राइट साइड, इसी एम की वजह से लगा है। तो कॉन्टैक्ट सरफेस से ब्लॉक की तरफ, बड़ा ब्लॉक इधर है लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड नॉर्मल लगेगा इस पर, ये एक एन आ गया। थर्ड लॉ से भी कह सकते हैं कैपिटल एम स्मॉल एम पर एन इधर लगा रहा है तो स्मॉल एम कैपिटल एम पर एन लेफ्ट साइड लगाएगा, ये नॉर्मल हो गया। अब यहाँ देखिए, ये पुली चूंकि सिस्टम का पार्ट, और यहाँ से स्ट्रिंग गया है राइट साइड, तो यहाँ से एक टेंशन आपका आ जाएगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ से एक स्ट्रिंग गया है डाउनवर्ड, तो यहाँ से एक टेंशन आ जाएगा आपका नीचे की ओर। यही इस कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। इसी तरह से हम लोग और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए, इस पेज में दो फिगर है, यहाँ पर तीन ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर प्लेस किया हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम लोग तीनों का बारी बारी से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये हो गया आपका ब्लॉक 1, ये हो गया आपका ब्लॉक 2, और ये है ब्लॉक 3। अब देखिए, अगर हम लोग 1 का शुरू करें, 1 का मास अगर m1 ले लें तो ये m1g अर्थ की वजह से नीचे की ओर फोर्स, और यहाँ कांटेक्ट है, देखिए हॉरिजॉन्टल कांटेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट के परपेंडिकुलर वर्टिकल होगा। अब 1 पर अगर दिखाएं तो कांटेक्ट सरफेस से 1 की तरफ, 1 ऊपर है तो ऊपर की तरफ, यही आ जाएगा आपका नॉर्मल। इस नॉर्मल को n1 कह लेते हैं। अब 2 का जब फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएंगे तो 2 का अगर मास m2 मान लें तो इस पर m2g नीचे आ गया फोर्स, और ध्यान से देखिए n1 जब ऊपर आया है तो n1 2 के कारण 1 पर है, तो न्यूटन थर्ड लॉ से भी बोल सकते हैं कि 1 के कारण 2 पर n1 नीचे लगेगा। एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर f लगाए तो दूसरा पहले पर माइनस f लगाता है, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट। तो एक नॉर्मल तो इधर आ गया आपका n1। अब ये n1 m1g के बराबर होगा ये अलग बात है, लेकिन हम लोग m1g नहीं दिखाएंगे, हम लोग नॉर्मल ही दिखाएंगे। ये इस पर n1 लगा रहा है तो ये इस पर n1 नीचे लगा रहा है। अब सॉल्व करते समय देखेंगे n1 का वैल्यू क्या आता है। खैर, अब इस सरफेस की वजह से यहाँ जो कॉन्टैक्ट है तो इसकी वजह से 2 पर नॉर्मल ऊपर की ओर लगेगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस से ब्लॉक ऊपर की ओर है, तो एक नॉर्मल यहाँ से ऊपर की ओर आ गया, इसको n2 कह देते हैं। अब 3 का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम लोग तो m3 मास मान लेते हैं, और m3g नीचे की ओर फोर्स हो गया, और इस कॉन्टैक्ट सरफेस की वजह से 3 पर नॉर्मल लग जाएगा ऊपर, तो ये आ गया आपका n3, और n2 जो ऊपर लगा है यहां से, इसके कारण इस पर ऊपर, तो 2 के कारण 3 पर नॉर्मल, n2 नीचे आ जाएगा, ये आ गया आपका n2। यही हो गया इन तीनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखिए, इस डायग्राम में एक ब्लॉक है, मास मान लिए हम, दो स्ट्रिंग के थ्रू इस तरह से पोजीशन में इक्विलिब्रियम में रखा गया है। तो ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएं, ब्लॉक का मास है m, तो mg आ गया आपका वर्टिकली डाउनवर्ड अर्थ की वजह से, और इस स्ट्रिंग में अगर टेंशन T1 मान लें तो यहाँ इंड है स्ट्रिंग का, यहाँ से लेफ्ट साइड स्ट्रिंग है तो लेफ्ट साइड टेंशन हो जाएगा आपका T1, और यहाँ एक स्ट्रिंग है, यहाँ से इंक्लाइंड पोजीशन में स्ट्रिंग है, तो इसमें अगर टेंशन T2 मान लें तो यहाँ से इस डायरेक्शन में टेंशन आ जाएगा आपका T2, और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जब थीटा है तो कंपोनेंट अगर लिखना चाहें तो इधर आ गया आपका T2 cos थीटा, और इधर आ गया आपका T2 sin थीटा। इस पोजीशन में यही इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब अगर वैल्यू निकालना चाहें, इक्विलिब्रियम अगर लिखना चाहेंगे आप, तो T2 sin थीटा इक्वल्स mg और T2 cos थीटा इक्वल्स T1, तो यहाँ से T2 निकल जाएगा, और T2 का वैल्यू यहाँ जब पुट करेंगे तो ये T1 आ जाएगा, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन निकल जाएगा। और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर वाले डायग्राम में दो इंक्लाइन सरफेस है,
अब ये एंगल मान लीजिए आप θ1 और ये एंगल मान लीजिए θ2 और इस स्फेरिकल ब्लॉक का मास मान लीजिए m। तो यहाँ अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो देखिए एक स्फेयर ले लेते हैं, ये स्फेयर हो गया। स्फेयर का mg तो इसके सेंटर से लगेगा किधर, नीचे की ओर mg। अब ध्यान से देखिए नॉर्मल रिएक्शन के बारे में तो कितना चर्चा किए हम लोग कि कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर और कांटेक्ट सरफेस से ऑब्जेक्ट की तरफ। तो एक बात आप लोग जानते भी होंगे और ध्यान रखिएगा कि स्फेरिकल सरफेस और सिलिंड्रिकल सरफेस दो ऐसा सरफेस है कि दोनों पर रेडियस ही परपेंडिकुलर होता है। मतलब रेडियल डायरेक्शन जो होगा रेडियस की तरफ, सेंटर की तरफ, वही आपका नॉर्मल होगा। तो यहां से जो नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करेंगे ये जरूर स्फेयर के सेंटर से पास होगा। तो इस नॉर्मल को अगर n1 कह लें और उसी तरह से इस नॉर्मल को अगर n2 कह लें तो दोनों नॉर्मल इस स्फीयर के सेंटर से ही पास होगा। अब देखिए यहाँ n1 इधर की ओर है, n1 इधर की ओर ड्रॉ किए हैं, हम सिर्फ सेंटर से फोर्स दिखा रहे हैं अब, और n2 इधर की ओर ड्रॉ कर दिया है, n2 इधर की ओर ड्रॉ कर लिए। अब याद कीजिए क्या बोले थे हम, एक बात याद रखने के लिए बोले थे आप लोगों को कि हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन के बीच जो एंगल होता है वही एंगल वर्टिकल और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर के बीच होता है। तो देखिए राइट साइड वाला जो इंक्लाइन है इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है θ1 और इसके वजह से जो नॉर्मल लग रहा है वो है n2। तो अब n2 में और वर्टिकल के बीच, ये वर्टिकल हो गया, यही एंगल है आपका θ1। जो एंगल हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन के बीच वही वर्टिकल और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर के बीच। तो n2 और वर्टिकल के बीच का एंगल हो जाएगा आपका θ1। और ठीक उसी तरह से लेफ्ट वाले इंक्लाइन और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल है θ2। तो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर n1 और वर्टिकल के बीच का एंगल हो जाएगा θ2। तो ये एंगल हो गया θ2। तो देखिए अब n1 और n2 के बीच का एंगल सीधा निकल गया n1 प्लस n2, θ1 प्लस θ2। अब अगर इस एंगल का हम लोग बात करें तो देखिए यहां से लेके यहां तक टोटल 180 डिग्री होना चाहिए था और ये हो गया θ2। तो ये एंगल आपका आ गया पाई माइनस θ2 और उसी तरह से ये एंगल आ गया आपका पाई माइनस θ1 और यही इस स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम भी हो गया। अब देखिए अगर इस स्फीयर का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, यहां भी इसका मास m ले लीजिए और दो सरफेस के बीच ये प्लेस किया हुआ है, तो एक स्फीयर हो गया आपका। और अभी देखें हम लोग कि स्फेरिकल बॉडी पर जो नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, वो सेंटर से पास करता है। तो यहां से भी नॉर्मल सेंटर से पास होगा और यहाँ का भी नॉर्मल सेंटर से ही पास होगा। तो इस नॉर्मल को अगर n1 कह लें और इस नॉर्मल को अगर n2 कह लें हम लोग, तो देखिए यहाँ सेंटर से mg हो गया आपका नीचे की तरफ और n1 तो ये चूंकि हॉरिजॉन्टल है तो सीधा वर्टिकल हो जाएगा। n1 आ गया आपका वर्टिकल डायरेक्शन में और n2 है इस तरफ। तो अगर n2 हम लोग इधर दिखाएं तो ये n2, अब देखिए ध्यान से, ये हो गया इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है n2, यही n2 इंक्लाइन के परपेंडिकुलर और वर्टिकल, तो वर्टिकल तो यहाँ दिख रहा है। तो जो ये एंगल होगा हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन के बीच वही एंगल इंक्लाइन के परपेंडिकुलर और वर्टिकल के बीच होगा, मतलब ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब अगर आप चाहें तो n2 का कंपोनेंट लिख सकते हैं n2 cos थीटा और लेफ्ट साइड में n2 sin थीटा। इधर हो गया n2 cos थीटा और इधर हो गया n2 sin थीटा। यही इस स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया दोनों केस में। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए यहां भी पहला फिगर में क्या है कि दो स्फीयर इस तरह से प्लेस किया हुआ है। अब यहाँ अगर दोनों स्फीयर का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ये है आपका स्फीयर बी, और बी लिखेंगे नहीं, ये तो बी तो है ही मान लीजिए, और ये है स्फीयर इधर रखा हुआ है, ये है स्फीयर ए। अब देखिए पहले तो एम जी, तो एम ए जी नीचे, एम ए जी अर्थ की वजह से। इसके बाद इस स्फीयर का कांटेक्ट देखिए कि यहाँ कांटेक्ट है तो यहाँ से इसके सेंटर से पास होगा। ये हो गया आपका n1 या na भी लिख सकते हैं, n1 भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक यहाँ कांटेक्ट है तो ये कांटेक्ट ध्यान से देखिए वर्टिकल दिख रहा है तो इसके कारण नॉर्मल हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। तो एक इधर की ओर आ गया, इसको आप n2 कह लीजिए। और तीसरा कांटेक्ट यहाँ दिख रहा है
तो इस कांटेक्ट में ये कांटेक्ट सरफेस हुआ, इसके परपेंडिकुलर लगेगा, लेकिन चूंकि ये स्फेयर है तो इसके सेंटर से ही पास होगा, और इस ब्लॉक से इधर की ओर बी के कारण ए पर इसके सेंटर से पास होगा, तो एक N3 आ गया आपका इधर की ओर। एंगल जो दिया रहेगा उसके अनुसार एंगल हम लोग भी ड्रॉ कर लेंगे। अब इन लाइंस का कोई मतलब नहीं है, तो जो लाइन काम का है बस वही रखते हैं, बाकी को हम लोग इरेज कर दिए। यही आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, किसका? ए का। बी का इसी तरह से फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाए तो देखिए एम बी इंटू जी, एम जी नीचे की ओर अर्थ की वजह से, इसके बाद इस कॉन्टैक्ट के कारण ए के कारण बी पर, बी के सेंटर से पास होगा नॉर्मल रिएक्शन, तो यहां से डॉटेड दिखाते हैं, इधर से फोर्स दिखा देते हैं। अब ये कौन सा फोर्स है? तो ये N3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी ए पर जो लगाया N3 वही ए लगाएगा बी पर N3 अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये N3 है तो ये भी N3 हो जाएगा। अब यहां से ये एक जगह कांटेक्ट है, वर्टिकल कांटेक्ट सरफेस दिख रहा है, तो यहां से जो फोर्स लगेगा वो हॉरिजॉन्टल आ जाएगा और वो भी इस स्फीयर के सेंटर से पास होगा, इसको N4 कह देते हैं। यही फ्री बॉडी डायग्राम हो गया आपका इन दोनों स्फेरिकल बॉडीज का। अब यहां से देखिए इस केस में 5 पुली है, लेकिन ये दोनों पुली फिक्स किया हुआ है सीलिंग से, ये दोनों पुली सीलिंग से फिक्स किया हुआ है। इन तीनों का मास ले लेते हैं, इसका मास ले लीजिए ME, इसका मास ले लीजिए MD और इसका मास ले लीजिए MC। अब अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएं तो जैसे देख रहे हैं आप, हर जगह फ्री बॉडी डायग्राम हम सेपरेट बना रहे हैं, हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं हम लोग, इस पुली से। तो पुली ई से अगर हम लोग शुरू करेंगे तो देखिए ई के सेंटर से इसका MG नीचे, तो ME मास है इंटू जी, MG नीचे आ गया। अब यहां से देखिए, यहां से स्ट्रिंग ऊपर गया है, ये पार्ट तो कितना बार बोले आप लोगों को, यहां भी स्ट्रिंग ही है, लेकिन हम लोग इसको पुली का पार्ट एज्यूम करते हैं। और हालांकि जब ये मूव करेगा तो स्ट्रिंग भी मूव करेगा, लेकिन हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये पुली का पार्ट है। और यहां से स्ट्रिंग ऊपर और यहां से भी स्ट्रिंग ऊपर, तो यहां से भी टेंशन T और यहां से भी टेंशन T। ये हो गया आपका पुली ई का फ्री बॉडी डायग्राम। अब अगर पुली ई, देखिए स्ट्रिंग देखते हैं हम लोग, चेक करते हैं जरा, यहां से स्ट्रिंग शुरू हुआ और यही स्ट्रिंग यहां से घूमते हुए यहां आया, यहां से घूमते हुए यहां गया और यही स्ट्रिंग वापस फाइनली यहां तक आया है, मतलब स्ट्रिंग एक ही है। तो स्ट्रिंग अगर एक है तो पूरे स्ट्रिंग में टेंशन भी क्या रहेगा? सेम, और टेंशन तो टी एज्यूम कर ही लिए हम लोग। अब आइए डी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, पुली डी का। तो देखिए ये पुली डी है आपका, यहां से एक स्ट्रिंग नीचे गया है तो सेंटर से ही एक टेंशन T स्ट्रिंग की वजह से नीचे आ जाएगा। मास अगर MD है तो MD इंटू जी अर्थ की वजह से नीचे आ गया। यहां से एक पुली ऊपर, एक स्ट्रिंग ऊपर गया है तो ये एक टेंशन T इधर आ गया, और यहां से भी एक रस्सी ऊपर गया है तो यहां से भी एक टेंशन T ऊपर आ गया। अब यही हो गया आपका पुली डी का फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसी तरह से अगर पुली सी का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाए, ध्यान से देखिए यहाँ, तो MG हो जाएगा, इसका मास को एज्यूम किए हैं MC इंटू जी, और सेंटर से एक नीचे की तरफ पुली स्ट्रिंग गया है तो इसकी वजह से एक टेंशन T भी आ जाएगा नीचे की तरफ, और इस एंड से स्ट्रिंग ऊपर गया है तो यहाँ से भी टेंशन T, और इस एंड से भी स्ट्रिंग ऊपर गया है तो यहाँ से भी टेंशन T। यही हो गया आपका तीनों पुली का फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखिए और कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए ऊपर वाला जो सिस्टम है इसमें 3 ब्लॉक है, M1, M2 और M3, और इस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और F फोर्स लेफ्ट साइड से पुल कर रहा है उसको राइट की तरफ। तो इसमें देखिए अगर हम लोग M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, सबसे पहले M1, तो मास कैपिटल M है, ठीक है, कैपिटल M ले लेते हैं। तो नीचे की तरफ अर्थ की वजह से लग गया M1G, इसके बाद इस सरफेस की वजह से लग जाएगा आपका नॉर्मल N मान लिए। F लग रहा है राइट की तरफ तो F आ गया आपका राइट साइड। और ध्यान से देखिए M1 M2 को राइट साइड ढकेलेगा तभी सिस्टम आगे की तरफ चलेगा, तो न्यूटन थर्ड लॉ से M2 M1 को लेफ्ट साइड ढकेल देगा। तो जिस फोर्स से M1 M2 को राइट साइड ढकेलेगा थर्ड लॉ से, उसी फोर्स से M2 M1 को लेफ्ट साइड ढकेलेगा।
तो M1 पर एक लेफ्ट की ओर फोर्स आ गया N1, मान लीजिए यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन। वैसे भी नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, तो कॉन्टैक्ट सरफेस ये, इसके परपेंडिकुलर इधर। अब अगर M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हम लोग, तो यहाँ देखिए ये हो गया आपका M2, तो अर्थ की वजह से M2G नीचे नॉर्मल को N डैश कह लेते हैं, सरफेस कारण जो नॉर्मल है, और M1 के कारण M2 पर तो पहले ही देख चुके हैं N1, क्योंकि M1 जो M2 पर लगाएगा वही M2 M1 पर लगाएगा पीछे की ओर। तो जब ये N1 एज्यूम किए हैं तो N1 यहाँ आगे की ओर आ जाएगा, ये हो गया आपका N1। अब ध्यान से देखिए M2 जो है वो M3 को राइट साइड ढकेलेगा, तो M3 को अगर राइट साइड ढकेलेगा तो न्यूटन थर्ड लॉ से M3 M2 को लेफ्ट साइड ढकेल देगा, तो यही फोर्स हम लोग एज्यूम कर लेते हैं N2। यही हो गया आपका M2 का फ्री बॉडी डायग्राम। अब अगर M3 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो छोटा सा डायग्राम है, यही बन जाएगा ये M3। तो नीचे अर्थ की वजह से आ गया आपका M3G, ऊपर आ गया आपका N डबल डैश, मान लीजिए इस नॉर्मल रिएक्शन को ग्राउंड के कारण जो लग रहा है, और M2 M3 को इधर की ओर ढकेल रहा था किस फोर्स से, N2 से, तभी M3 M2 को लेफ्ट साइड ढकेला था N2 से, तो यही N2 M3 पर लग जाएगा राइट साइड में। यही M1 M2 और M3 का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। आप क्वेश्चन बनाते समय जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए तो हमेशा हर ब्लॉक का सेपरेट अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। देखिए जितना सिस्टम हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं सारे ब्लॉक्स का अलग अलग बना रहे हैं। इसी तरह से यहाँ अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए 1 kg और ये 50 kg दिया हुआ है, तो ब्लॉक बी का अगर हम लोग पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें बी, तो बी का mg हो गया 50g और नॉर्मल हो गया N1 मान लीजिए, या NB लिख दीजिए, बी पर नॉर्मल लग रहा है। अब अगर ए का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ करें तो ये हो गया आपका ए, और ए का मास 1 है, तो ये हो गया 1g, तो 1 इंटू जी, तो जी ही रह जाएगा। ये फोर्स है, एक्सेलरेशन मत समझिएगा, फोर्स है ये। और यहाँ का नॉर्मल 1 kg की वजह से 50 kg पर ऊपर लगा है, तो 50 kg की वजह से 1 kg पर नीचे लगेगा NB, और इस ग्राउंड की वजह से नॉर्मल ऊपर हो जाएगा, तो ये नॉर्मल NA मान लेते हैं। यही आपका इन दोनों छोटे छोटे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब देखिए यहाँ जो सिस्टम है ये 5 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का स्ट्रिंग है, एक हेवी स्ट्रिंग है, या रड भी एज्यूम कर सकते हैं, रड 2 kg का, और फिर उसके नीचे 3 kg का एक ब्लॉक बंधा हुआ है, और F0 फोर्स इसको ऊपर की ओर पुल कर रहा है। तो हम लोग यहाँ डायग्राम बनाते हैं, सबसे पहले देखिए 5 kg का, तो 5 kg का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक तो 5g आ जाएगा नीचे, F0 हो गया आपका ऊपर, ये फोर्स तो दिख रहा है। अब ध्यान से देखिए ये जो रड है इस इंड पर टेंशन आ जाएगा आपका रड में नीचे। जरा सोचिए कि टेंशन नीचे क्यों होगा, इस टेंशन को हम लोग TU लिख देते हैं, अपर इंड का टेंशन, क्योंकि मास वाले स्ट्रिंग या रड में अलग अलग पॉइंट पर टेंशन अलग अलग होता है। मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन सेम था क्योंकि मास जीरो था, मास इंटू एक्सेलरेशन जीरो हो गया था, नेट फोर्स ऑलवेज, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं होगा, इसलिए यहाँ अलग अलग पॉइंट पर टेंशन अलग अलग होगा। इसीलिए अपर इंड है रड का 5 kg से कनेक्टेड, तो अपर इंड के लिए U लिख दिए हैं, तो TU हो गया यहाँ का टेंशन। और नीचे की ओर इसलिए लगेगा कि ये जो फोर्स F0 है ये जब 5 kg को ऊपर खींच रहा है तो रड तो इसको नीचे की ओर पुल करना चाहेगा, रोकना चाहेगा अपने इनर्शिया की वजह से, तो इस 5 kg को रड नीचे की ओर पुल करेगा, वही टेंशन आ गया। और स्ट्रिंग वाला जो तरीका बताए थे कि इंड से स्ट्रिंग के तरफ, उससे भी कह सकते हैं कि अपर इंड पर टेंशन नीचे की ओर लगेगा। अब आइए सबसे पहले हम लोग 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए ये है आपका 3 kg का ब्लॉक, और अर्थ की वजह से 3g नीचे आ गया फोर्स, और अब ये जो रड है ये इस 3 kg पर ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इस फोर्स की वजह से पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, नीचे भी जाएगा तभी टेंशन ऊपर ही होगा, कोई जरूरी नहीं कि ऊपर ही जाए सिस्टम। अगर ये F0 टोटल mg से कम है तब तो नीचे ही जाएगा, खैर तब भी यहाँ से टेंशन किधर लगेगा, इस रड में ऊपर की ओर, स्ट्रिंग वाले मेथड से भी और इनर्शिया के वजह से भी, क्योंकि अर्थ की वजह से जो mg लग रहा है उसके कारण 3 kg नीचे जाना चाहेगा और ये रड इसको रोकना चाहेगा, तो रोकने के लिए जरूर 3 kg को ऊपर की ओर पुल करेगा। तो यहाँ से टेंशन यहाँ और यहाँ का अलग अलग होगा, TL कह देते हैं लोअर इंड के लिए, और ये हो गया mg और ये हो गया टेंशन। अब जैसे देखिए
मान लीजिए आपको कभी क्वेश्चन में कह दे कि सेंटर में टेंशन निकालना है, सेंटर में टेंशन क्या होगा, तो हम लोग इस रॉड को जहां भी टेंशन निकालना होता है वहां से सपोज कीजिए कि सेपरेट कर दिए, ऊपर वाला पार्ट अलग, नीचे वाला पार्ट अलग। अब इसके साथ कनेक्टेड क्या है, तो इसके साथ कनेक्टेड है एक 3 kg का ब्लॉक। आधा रॉड हो गया, मिडिल में जब निकालना है ये 3 kg, और ये कितना हो गया, टोटल 2 kg है, सेंटर में देख रहे हैं, तो ये हो गया 1 kg। अब टोटल मास कितना हो गया, 4 kg। तो अर्थ की वजह से 4g, नीचे की ओर फोर्स लग जाएगा। और चूंकि पूरा सिस्टम कनेक्टेड था तो ऊपर वाला जो पार्ट है ये तो नीचे वाले को अपनी तरफ पुल करेगा, तो ये ऊपर की ओर ही टेंशन यहां से आएगा। और ये हो गया TM, लिख देते हैं, टेंशन इन मिडिल ऑफ रॉड। यही हो गया इस तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन, या सेपरेटली हर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखिए इस सिस्टम में, इस पेज में भी 2 क्वेश्चन ड्रॉ किए हैं हम लोग, तो इस दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। अब सबसे पहले देखिए यहाँ ये एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है जिसका एक साइड का इंक्लाइनेशन अल्फा है, एक साइड का इंक्लाइनेशन बीटा है, और 2 ब्लॉक M1 M2 रखा हुआ है, और इसका मास हम लोग एज्यूम कर लेते हैं M। अब देखिए हम लोग तीनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, M1 M2 और M, तीनों का सेपरेट अलग अलग। तो पहले ही बताए थे, याद कीजिए आप लोग, कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय हम लोग ब्लॉक का पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। तो M1 का फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे हम लोग, तो ये इंक्लाइन हो गया और इंक्लाइनेशन है अल्फा, तो M1 ब्लॉक यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। डाउन द इंक्लाइन M1 का फोर्स आ गया M1G साइन अल्फा, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर हो गया M1G कॉस अल्फा, M स्मॉल कैपिटल जो भी लीजिए, जो भी रहेगा। और इसकी वजह से नॉर्मल को N1 लिख दिए, और यहां से देखिए कि स्ट्रिंग इंक्लाइन के अलोंग गया है, तो पैरेलल टू इंक्लाइन एक टेंशन आ गया। ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया M1 का। इसी तरह से M2 का अगर बनाए हम लोग, तो देखिए इसका एंगल है बीटा, तो ये ब्लॉक है आपका M2 मास, तो डाउन द इंक्लाइन M2G साइन बीटा, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर M2G कॉस बीटा, और इधर की ओर पैरेलल टू इंक्लाइन एक स्ट्रिंग की वजह से टेंशन, और ये हो गया नॉर्मल N2। ये M1 M2 दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब अगर ट्रायंगुलर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाए, यहाँ देखिए यही बनाते हैं, तो ये दोनों तरफ से इंक्लाइन है और यही आपका ट्रायंगुलर ब्लॉक है। और ध्यान से देखिए, बताए थे आपको कि जो पुली सेंटर से किसी ब्लॉक से कनेक्टेड होता है उस पुली को हमेशा ब्लॉक के साथ ही रखिए, क्योंकि ब्लॉक के साथ ही मूव करेगा फ्री बॉडी डायग्राम में भी। तो ये पुली यहां रहेगा और तभी फ्री बॉडी डायग्राम इसका कंप्लीट होगा। मास है M, तो अर्थ की वजह से mg नीचे, और इस कॉन्टैक्ट सरफेस की वजह से नॉर्मल n डैश ऊपर एज्यूम कर लीजिए। अब ध्यान से देखिए, इस पर N1 आया था, इसी M की वजह से N1 इधर, तो थर्ड लॉ से M1 की वजह से कैपिटल M पर नॉर्मल इधर की ओर आएगा, तो एक नॉर्मल हो गया आपका इस डायरेक्शन में, इसको N1 कह लेते हैं। उसी तरह से इसके कारण N2 इधर गया था, तो थर्ड लॉ से M2 की वजह से N2 इधर की ओर आ जाएगा, तो एक N2 इधर हो गया N1, और ये N2। ये N2। अब अगर N1 N2 का कंपोनेंट यहां निकालना चाहे तो हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए इंक्लाइन और हॉरिजॉन्टल के बीच ये एंगल है कितना, अल्फा, तो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर और वर्टिकल के बीच, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर और वर्टिकल के बीच ये अल्फा, तो ये इधर हो जाएगा N1 कॉस अल्फा, और इधर हो जाएगा N1 साइन अल्फा। उसी तरह चाहे तो ये भी कंपोनेंट लिख सकते हैं, ये एंगल हो जाएगा आपका बीटा N2। अब देखिए ये पुली जब है इस ट्रायंगुलर ब्लॉक के साथ, तो एक टेंशन इस इंक्लाइन के पैरेलल आ जाएगा T, और एक टेंशन इस इंक्लाइन के पैरेलल आ जाएगा T। अब जिसका जो कंपोनेंट निकालना चाहे वो कंपोनेंट निकाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल से एंगल तो दिया ही हुआ है, ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा, तो ये हो गया बीटा, और इधर वाला एंगल हो जाएगा अल्फा, तो T कॉस अल्फा, इसका T कॉस बीटा, नीचे की ओर जो भी कंपोनेंट निकालना चाहे निकाल सकते हैं। यही हो गया इस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम। अब यहाँ अगर यहाँ देखें हम लोग, तो देखिए ध्यान से, इस सिस्टम में 2 ऑब्जेक्ट है, एक ये आदमी और दूसरा ये बॉक्स।
तो अगर आदमी का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, इसी को मान लें कि ये आदमी है, तो सबसे पहले तो मासलेस स्ट्रिंग पर आदमी जो फोर्स लगाएगा वही टेंशन के बराबर होगा। आदमी अगर इसको एफ फोर्स से पुल कर रहा है तो इस स्ट्रिंग में टेंशन एफ ही हो जाएगा। क्यों बताए थे, मासलेस स्ट्रिंग यूज करते हैं हम लोग, तो नेट फोर्स ऑलवेज जीरो, तो टी इक्वल्स एफ। तो हमेशा याद रखिएगा ये बात कि मासलेस स्ट्रिंग पर जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है वही टेंशन के बराबर हो जाता है। तो इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम लगाएं, अगर बनाएं तो देखिए आदमी स्ट्रिंग को नीचे की ओर पुल कर रहा है इस बॉक्स को रोकने के लिए। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से स्ट्रिंग आदमी के हाथ पर ऊपर की ओर फोर्स लगा देगा, तो एक टेंशन, और टेंशन एफ के बराबर आ गया है, तो एक एफ ऊपर हो गया आदमी के हाथ पर। आदमी का एम जी, तो आदमी का मास अगर स्मॉल एम मान लें तो एम जी नीचे की ओर, और यहाँ फ्लोर पर ये आदमी खड़ा है तो फ्लोर की वजह से नॉर्मल रिएक्शन एक आदमी पर ऊपर की ओर। यही आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब अगर इस बॉक्स का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ध्यान से देखिए, यही स्ट्रिंग यहाँ आके बॉक्स से कनेक्टेड है। तो बॉक्स का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, यही बगल में बना लेते हैं छोटा सा बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखिए इस स्ट्रिंग की वजह से एक टेंशन टी ऊपर, ये तो होल करके गया हुआ है, तो ये बॉक्स से कनेक्टेड नहीं है ये वाला स्ट्रिंग, इसलिए इसकी वजह से बॉक्स पर टेंशन नहीं लगेगा। अब बॉक्स की वजह से, बॉक्स के फ्लोर की वजह से आदमी पर नॉर्मल लगा था ऊपर, तो आदमी के पैर की वजह से बॉक्स के फ्लोर पर नॉर्मल लगेगा नीचे की ओर, और बॉक्स का जो भी मास होगा तो mg भी आ जाएगा आपका नीचे की ओर। यही दोनों का इक्वेशन हो गया। अगर ये मेंटेन किए हुए है इक्विलिब्रियम तो नेट फोर्स जीरो, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स डाउनवर्ड फोर्स। और अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है, मान लिया ऊपर की ओर जा भी सकता है, इक्विलिब्रियम में भी रह सकता है, ए एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, यूज कर लेंगे इक्वेशन। और खैर फिलहाल तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम देख रहे हैं, यही फ्री बॉडी डायग्राम हो गया इन दोनों का। अब देखिए यहाँ इस सिस्टम में ये भी कुछ इस टाइप का सिस्टम है। सबसे पहले ऊपर वाले डायग्राम को देखें अगर, तो स्मॉल एम इंक्लाइन पर है, इंक्लाइनेशन थीटा है। ब्लॉक के पोजीशन को पहले भी बता चुके हैं, कभी चेंज नहीं करेंगे। तो डाउन द इंक्लाइन एम जी साइन थीटा, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल आ गया इसी डायरेक्शन में, और यहाँ कोई स्ट्रिंग नहीं है तो यहाँ यही तीन फोर्स रह जाएगा। फोर्स तो दो ही है, कंपोनेंट मिला के तीन आ गया। आप चाहे तो mg को वर्टिकल भी दिखा सकते हैं, नॉर्मल का भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ड्रॉ कर सकते हैं इसी ब्लॉक में। इसी सिचुएशन में आप इस तरह से भी फ्री बॉडी डायग्राम दिखा सकते हैं, mg नीचे, नॉर्मल इधर। अभी हम लोग कितना बार चर्चा कर चुके हैं कि जो एंगल हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन के बीच थीटा है, वही इंक्लाइन के परपेंडिकुलर और वर्टिकल के बीच, तो ये थीटा आ गया, तो ऊपर n cos थीटा और हॉरिजॉन्टल n sin थीटा, इस तरह से भी बना सकते हैं। अब अगर हम लोग इस ट्रायंगुलर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो देखिए यहाँ से ये छोटा सा एक ट्रायंगुलर ब्लॉक बना लिए। सबसे पहले इसका मास कैपिटल M, तो कैपिटल mg नीचे, और ग्राउंड के कारण नॉर्मल n डैश। अब ट्रायंगुलर ब्लॉक के कारण स्मॉल m पर नॉर्मल इधर की ओर लगा था कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, तो थर्ड लॉ से इसकी वजह से इधर की ओर लगेगा, तो एक नॉर्मल n इधर आ गया। चाहे तो कंपोनेंट निकाल लें, वर्टिकल के साथ एंगल वही थीटा, हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन के बीच, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर और वर्टिकल के बीच वही रिजल्ट, और एक फोर्स इधर से लगाया जा रहा है F। अब जो सिचुएशन होगा उसके अनुसार कंपोनेंट निकाल सकते हैं, n cos थीटा, और इधर आ जाएगा आपका n sin थीटा। यही फ्री बॉडी डायग्राम हो गया कैपिटल M का। अब यहाँ देखिए इस केस में F इधर लगा रहा है और M1 के बारे में दिया है कि नीचे जा रहा है A एक्सेलरेशन से। तो खैर हम लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। सबसे पहले M1 का देखिए, तो M1 का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, अर्थ की वजह से M1G नीचे पहला फोर्स, कैपिटल M और M1 के कांटेक्ट के कारण, कांटेक्ट सरफेस तो ये हो गया आपका वर्टिकल, तो कैपिटल M की वजह से M1 पर इधर की ओर नॉर्मल लग जाएगा, तो एक नॉर्मल इसको मान लेते हैं N1, और यहां से स्ट्रिंग ऊपर की ओर है तो एक टेंशन T अपवर्ड डायरेक्शन में। अब नीचे की ओर एक्सेलरेशन दिया है, तो नीचे की ओर एक्सेलरेशन m1g माइनस टी इक्वल्स m1a। इक्वेशन तो हम लोगों को लिखना नहीं है, फ्री बॉडी डायग्राम m1 का कंप्लीट हो गया। अब m2 का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, यहाँ से m2 का आ जाएगा आपका m2g नीचे, और यहाँ कॉन्टैक्ट हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ नॉर्मल n2 मान लीजिए वर्टिकल, और यहाँ से स्ट्रिंग राइट साइड गया है तो यहाँ से टेंशन T एक राइट साइड आ गया। ये m2 का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अगर हम लोग इस बड़े ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं
तो देखिए इस बात का चर्चा हम लोग पहले भी कई बार कर चुके हैं कि जो पुली अपने सेंटर से किसी ब्लॉक से कनेक्टेड होता है उस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक के साथ ही बनाते हैं, इसलिए कि ब्लॉक के साथ ही पुली चलता है। अब अगर इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना तो देखिए एक F4 से इधर ढकेला जा रहा है, पुश किया जा रहा है, तो एक F तो आएगा ही। ये इसका mg और ग्राउंड के कारण नॉर्मल, ये हो गया mg और नॉर्मल हो गया आपका n डैश। अब यहां से देखिए इस कैपिटल M की वजह से M1 पर राइट साइड नॉर्मल लगा था, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से M1 की वजह से कैपिटल M पर नॉर्मल लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो एक नॉर्मल आ गया आपका इधर। इस नॉर्मल को N1 नाम दिए थे, तो N1 ही आ जाएगा इस साइड, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट हुआ है। M2 की वजह से, कैपिटल M की वजह से M2 पर नॉर्मल ऊपर लगा था, देखिए N2, तो थर्ड लॉ से M2 की वजह से कैपिटल M पर नॉर्मल नीचे की ओर लगेगा N2, ये आ गया N2। और इस पुली के वजह से एक स्ट्रिंग इधर पास हुआ है तो एक टेंशन इधर, और एक स्ट्रिंग इधर पास हुआ है तो एक टेंशन इधर। ये हुआ कंप्लीट कैपिटल M का फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसी तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन में फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, और फ्री बॉडी डायग्राम अगर सही बन गया तो सिर्फ हम लोगों को F बराबर m में इक्वेशन लिख के मूविंग पार्ट्स के लिए और इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, जो सिंपल मैथमेटिक्स होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होता है फ्री बॉडी डायग्राम, और यहाँ काफ़ी एग्जाम्पल कराया गया, और जो भी फोर्स हम लोग यूज करते हैं मैक्सिमम नॉर्मल, टेंशन और mg, इन तीनों का काफ़ी यूज कराया गया है। इन क्वेश्चंस को आप लोग देखिएगा।